अच्छा जी, तो आज हमारा जो है जो लिपिड चैप्टर है उसका हम दूसरा एक मतलब टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक को हम बोलते हैं ट्राइग्लाइसरॉल। ठीक है, तो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसराइड भी इसको हम बोलते हैं। हमारे पास जो है तो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल जो है तो सिंपली अगर मतलब आप देख ले तो इसके लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो फैट्स जो हम बोलते हैं फैट्स। ठीक है, फैट्स आप लोगों को पता है कि ये एक क्लास है लिपिड्स की। तो इसको हम मतलब ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल इसका सही नाम है, लेकिन इनको हम जो है तो ट्राइग्लाइसराइड भी बोल सकते हैं, फैट्स भी बोल सकते हैं, या सिंपली इनको हम न्यूट्रल फैट्स जो है तो मतलब ये सारे नाम जो है तो यूज़ करते हैं। कॉमनली जो हम इसको नाम लेते हैं तो वो हम फैट्स बोलते हैं। हम कहते हैं कि फैट्स, तो फैट से हमारा यही ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल ही मतलब होता है। तो कह रहे हैं कि दीज आर द ट्राई ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। ईस्टर्स आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि हमारे पास मतलब जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का हमारे पास ये आर सी ओ आर, ये जो है तो बल्कि सॉरी ये आर सी ओ एच, ठीक है, आर सी, एक सेकेंड ये मैंने गलत लिख दिया, आर सी डबल ओ एच, ये हमारे पास जो है तो अल्कोहल का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे ईस्टर में क्या हो जाता है कि ये ओ एच जो है ये रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे ओ और आर आ जाता है। ठीक है, तो आर पे हम डैश लगा लेते हैं क्योंकि एक पहला आर है हमारे पास, तो हमारे पास ईस्टर का जो फार्मूला है वो हमारे पास बन जाते हैं आर सी ओ ओ आर। ठीक है, ये हमारे पास जो है तो बन जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है तो फार्मूला है ईस्टर का। तो ईस्टर हमारे पास अल्कोहल से बेसिकली बनते हैं, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है तो वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप आप लोगों को पता है कि सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप आपके पास CH3 भी हो सकता है, और इसके अलावा C2H5, या हमारे पास जो है तो C3H आपके पास जो है तो 7, और आप इस तरह जाते जाए। आप लोगों ने अल्केन्स और अल्कीन्स ये सारे पढ़े हैं केमिस्ट्री में, तो आपके पास ये आर ग्रुप जो है तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास ये जो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल्स है या फैट्स है, तो कह रहे हैं कि ये हमारे पास ट्राई एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है। ट्राई एस्टर्स मतलब 3 एस्टर्स है। अभी जब स्ट्रक्चर आपको आएगा तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। और किस चीज़ का फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, हमारे पास ग्लाइसरॉल जो है तो अल्कोहल की ही एक टाइप है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे OL आ जाता है तो आपको पता लगना चाहिए कि ये कोई अल्कोहल की बात है। ठीक है, तो ग्लाइसरॉल इज एन अल्कोहल। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अल्कोहल में OH रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है कि ग्लाइसरॉल विच इज़ एन अल्कोहल, वहाँ पे आपके पास जो है तो ये फैटी एसिड उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास मतलब वो ईस्टर बन जाते हैं, जो मालिक्यूल हमारे पास बन जाते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज एन ईस्टर। तो वो 3 ईस्टर्स बन जाते हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं कि ट्राई ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। और कह रहे हैं कि दे आर, यहाँ पे लिखा भी है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड एंड अ ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल। एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल आपस में मिलके आपके पास जो है तो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल बना देते हैं। अब जो फैट्स है या ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल्स है, तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के हमारे पास हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं और मिक्स्ड हो सकते हैं। कैसे? अब ये देखिए, मैं सिंपल आपको कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास जो है तो ये ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैं जस्ट अभी स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा, और इसके साथ कह रहे हैं कि 3 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, फैटी एसिड का हमने ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर देखा है। तो 3 फैटी एसिड इसके साथ मिल जाते हैं, तो एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड, तो ये हमारे पास जो है तो ईस्टर्स बना देते हैं। लेकिन क्योंकि 3 ईस्टर्स बन गए तो हम कहते हैं कि ये ट्राई ईस्टर बन गया, और इसको हम ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल बोलते हैं। अब इसके हमारे पास कह रहे हैं कि 2 टाइप्स हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि सिंपल आपके पास ये है कि ये जो फैट्स है तो ये सारे एक ही टाइप के फैट्स होंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था फैट्स की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, तो वो एक ही तरह का फैट होगा, एक ही मॉलिक्यूल मतलब एक ही टाइप का मॉलिक्यूल जो है तो वो 3 मतलब आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिंपल ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल है। लिखे कि दीज कंटेन सिंगल टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ फैटी एसिड यहाँ पे होगा। और जो दूसरा है मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड में हमारे पास ये कि मतलब इसमें 2 तरह के हो सकते हैं, मतलब 2 जो है तो एक जैसे होंगे और एक जो है तो दूसरी तरह का होगा, या 3 तरह के हो सकते हैं। तीनों जो है तो वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं फैटी एसिड जो है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास जो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल बन गया या जो फैट बन गया, तो ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है तो मिक्स्ड आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो जो स्लाइड में लिखा था, इफ़ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे, सेकेंड, ये पेन क्यों नहीं आ रहा, अच्छा ये शायद जूम से पेन नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर आप देख लें, ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये ग्लाइसरॉल मालिक्यूल है, बल्कि ये नहीं, सॉरी, ये मैंने OH भी उसका कैच कर लिया। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये CH2OH, CHOH और CH2OH, ठीक है। अगर आप इसको लिखते हैं तो ये देखिए, ये CH2OH, फिर इसके साथ CHOH और नीचे दोबारा CH2OH, ठीक है। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये आपके पास बेसिकली हम कहते हैं कि ये ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर सर्च करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर आएगा, या अगर किसी को केमिस्ट्री अच्छी तरह आती है तो उनको पता होगा कि हमारे पास जो ग्लाइसरॉल है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो ये ग्लाइसरॉल है, और इसके साथ ये जो आपको दूसरे साइड पे नज़र आ रहे जो आपको जो यहाँ पे नज़र आ रहे, सॉरी, बीच में जो मैसेजेस आ रहे हैं तो इसकी वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस आज खास हो रही है। और अच्छा जी, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये ठीक है, तो ये आपके पास एक फैटी एसिड का मालिक्यूल है, ठीक है। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा उस दिन जो हमने कहा था कि हमारे पास मतलब हमने ये CH3 एंड हो गया, और फिर CH2 बहुत सारे होते हैं, और आखिर में हमारे पास जो है तो C डबल बॉन्ड OH आ जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है। इस कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एसिड है, ठीक है। तो मतलब ये तीन आपके पास, यू कैन सी ओवर हेयर, आपके पास तीन फैटी एसिड मालिक्यूल्स जो है तो वो इसके साथ आ गए और वो जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि मतलब डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन मीन्स कि वाटर इससे रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये जो आपको सर्कल्स में नज़र आ रहे हैं, और एक के हाइड्रोक्सिल जो है, तो ये मतलब तीन, तो आपके पास तीन वाटर मालिक्यूल्स, एज यू कैन सी ओवर हेयर, तीन वाटर मालिक्यूल जो है तो वो आपके पास रिमूव हो गए, और आपके पास ये जो फैट्स है तो ये इसके साथ मिल गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया तो हम कहते हैं कि ये एस्टर्स बन गए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बन गए बिकॉज द OH इज रिप्लेस्ड ओवर हेयर, तो हमारे पास जो है तो एस्टर्स बन गए, ठीक है। अब ये जो एस्टर्स हमारे पास बन रहे हैं तो ये ट्राई एस्टर्स बन रहे, तीन एस्टर्स बन रहे, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है तो ट्राई एस्टर बन गया, और ये जो स्ट्रक्चर बन गया तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्राई ग्लाइसराइड या ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल जो है तो ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर ले तो ये जो आपके पास फैट्स मालिक्यूल है, ये जो है तो इफ़ यू सी ओवर हियर, तो तीनों सेम है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये सिंपल जो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल है तो ये सिंपल हमारे पास बन गया। अगर इनके स्ट्रक्चर में एक दूसरे से डिफरेंस आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है तो मिक्सड हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह भी क्लियर होगा। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे इस फैट में डबल बॉन्ड आ रहे हैं, नहीं बल्कि ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये कार्बोक्सिल का है, ठीक है, इट्स ओके। अगर बीच में कोई यहाँ पे डबल बॉन्ड आता वो आप लोगों ने अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का है, ये नहीं है, ये सॉरी, ये COOH का है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये आपके पास मतलब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, और आपके पास जो है तो तीन ईस्टर्स बन गए, और ये जो पूरा एक मालिक्यूल बन गया तो ये हमारे पास ट्राई ग्लाइसराइड मालिक्यूल या ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल या न्यूट्रल फैट का एक मालिक्यूल जो है तो ये बन गया, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी नोट कर ले, फिर बाद में पूछ सकते हैं। फिर कह रहे कि ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल्स आर नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड अ मेजर फॉर्म ऑफ स्टोर्ड लिपिड्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे यू कैन सी कि ये नॉन पोलर है, कोई पोल इस पे नहीं था, और हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स कि मतलब वाटर रिपेलिंग है, वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होता। तो आप लोगों को पता है फैट्स को आप पानी में अगर डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास वो डिज़ोल्व नहीं होता। और कह रहे कि लिपिड्स का जो स्टोर्ड फॉर्म है तो ज़्यादातर वो मतलब ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल के फॉर्म में, एक मालिक्यूल में आप देख सकते हैं तीन आपके पास जो है तो लिपिड्स मालिक्यूल आ रहे, तो ये आपके पास जो है तो
स्टोर्ड फॉर्म है। इसके अलावा कह रहे हैं कि दीज मालिक्यूल्स कंटेन फैटी एसिड्स ऑफ वेरियस लेंथ एंड दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो मैं उधर बात कर रहा था डायग्राम में सैचुरेटेड है, लेकिन अगर बीच में कोई डबल बॉन्ड आपके पास आ गया तो अनसैचुरेटेड भी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि आपके पास जो है तो मुख्तलिफ लेंथ के हो सकते हैं, 16 कार्बन का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, अप टू 34 कार्बन आपके पास ये हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, मीन्स के डबल बॉन्ड वाले भी आपके पास हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि दे कैन बी डिस्टिंग्विश एज फैट एंड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ऑयल और फैट में क्या फ़र्क है। कि मतलब अगर वो आपके पास जो है तो रूम टेम्परेचर पे अगर सॉलिड फॉर्म में होगा, फिजिकल स्टेट उसको हम देखते हैं, तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे कि ये फैट है, और अगर वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं कि ये ऑयल है। ठीक है, दोनों मतलब सेम उसकी टाइप से लिपिड्स है दोनों, लेकिन सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट के बेस पे हम उनको ये डिफरेंट नाम देते हैं। फिर हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा बता रहे, तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो मैं आपको रिएक्शंस भी लिखता, लेकिन रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बोर्ड पे अच्छी तरह मैं समझा सकता हूँ। तो जस्ट आपके पास यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों ने पहले केमिस्ट्री में पढ़ी भी है। आप जो है इसको कोशिश किया करें कि इनको याद रखें। अगर आपके सामने ये लफ्ज़ आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो लिपिड से रिलेटेड एक टर्म आता है, दैट इज़ कॉल्ड सिफोनिफिकेशन। तो सिफोनिफिकेशन कह रहे हैं कि फैट्स व्हेन बॉइल्ड विद अल्कली और हाइड्रोलिसिस विद अल्कली फॉर्म सोप एंड आर कॉल्ड सिफोनिफिकेशन। ठीक है, अगर आप इसको किसी अल्कली के साथ, किसी बेस के साथ, ठीक है, एक एसिड होता है एक बेस होता है, तो आप उनके साथ जो है तो अगर मतलब जैसा NaOH है या KOH है, अगर आप इसके साथ इनको बॉयल कर ले फैट्स को, मतलब थोड़ा सा आप फैट ले ले और आप जो है तो ये NaOH या KOH को अगर आप इनको आपस में बॉयल कर ले, या आप जो है तो मतलब इनकी हाइड्रोलिसिस कर ले, इनके साथ वाटर की एडिशन कर ले कि जिसकी वजह से इसकी ब्रेक डाउन हो जाए, तो आपके पास कह रहे हैं कि ये क्या करेगा कि ये जो है तो इट फॉर्म सोप। ये मतलब आपके पास जो चीज़ बन जाती है तो उसको हम सोप बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम सिफोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सिफोनिफिकेशन सिंपली क्या है कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ fats with alkali or by boiling the fats with alkali is called as saponification। ठीक है, ये सिंपल आपको याद होना चाहिए। केमिस्ट्री में आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी सिंपली आपके पास जो आप लोगों ने देखा होगा, सिंपली अगर आप फॉर एग्जांपल कोई बटर आप रख लेते हैं और वो बटर के ऊपर जो है तो मतलब थोड़े टाइम बाद कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद अगर आप देख लेते तो उस पर ऐसा मतलब ग्रीनिश सा, मतलब वो कोई ख़राब हो जाता है तो ग्रीन सा कलर भी आ जाता है और उसकी स्मेल भी अजीब से हो जाती है। तो ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये रेंसिड हो गया। ठीक है, रेंसिडिटी का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होता है, मतलब जो उसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है जिसको हम बर्दाश्त नहीं करते, गंदा स्मेल हो जाते हैं, हम कहते हैं ख़राब हो गया, या उसका वो जो कलर है या टेक्सचर है, रंग है, वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये सारे हमारे पास रेंसिडिटी में आ जाते हैं। कह रहे कि द फैट्स टर्न रेंसिड व्हेन एक्सपोज टू एयर, इट इज़ अनसुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो मतलब आपको पता है कि हवा में जब आप उसको रख लेते हैं तो वो रेंसिड हो जाता है। क्योंकि हवा में जो है तो आपके पास मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और यहाँ पे वो इन्फेक्शन कास हो जाती है, ख़राब हो जाता है, वो उसकी ग्रोथ हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो अगर हम इसको कोई मतलब क्लोज कंटेनर में और ठंडी जगह पे रखते हैं तो फिर उस केस में ख़राब नहीं होता, अदरवाइज़ अगर आप बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो ख़राब होना है फैट्स का, तो ये आपके पास जो है तो रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक है, इसके लिए रेंसिडिटी का टर्म यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास स्टेरिफिकेशन है। स्टेरिफिकेशन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया कि कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड व्हेन रिएक्ट्स विद अल्कोहल रिजल्टिंग इन एन एस्टर। ठीक है, आपके पास फैट्स जो है तो फैट्स का कह रहे कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अल्कोहल के साथ जो है तो रिएक्शन कर लेता है और हमारे पास एस्टर्स बना देता है। ये देखिए, दोबारा मैं इसी डायग्राम पे आ जाता हूँ। ये फैट्स है जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, और इसका ये जो दायरे में जो H जहाँ पे कैप्चर किया गया है, तो ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप फैट्स का जो है तो वो एस्टर बना देता है अल्कोहल के साथ। तो ये जो ग्लाइसरॉल आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास अल्कोहल है, तो इसके साथ ये एस्टर बना देता है और हमारे पास जो है तो उस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन आप लोगों को पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है तो ये आपके पास जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसमें आपके पास जो है ये मिलते हैं, ठीक है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें आपके पास डबल बॉन्ड आ जाता है। तो डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड जो है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तो क्योंकि सेचुरेटेड में तो कार्बन ने अपनी वैलेंसी जो है वो पूरी की होती है और वहाँ पे उन्होंने 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए होते हैं, तो वहाँ पे फिर एक ही केस हो सकता है कि अगर कोई ग्रुप रिमूव हो जाए तो फिर दूसरा ग्रुप आ सकता है। लेकिन जो अनसेचुरेटेड है तो अनसेचुरेटेड में ये हो सकता है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। तो कह रहे कि डबल बॉन्ड्स ऑन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड और हाइड्रोजन कैन बी एडेड टू देम इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। आपके पास मतलब जो ऑक्सीडेशन आप लोगों को पता है और या मतलब ऑक्सीडेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है तो हाइड्रोजिनेशन भी इसको बोलते हैं। तो कह रहे कि मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन कैसे ब्रेक होता है? किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसा निकल है या प्लाटिनम है, तो इनकी प्रेजेंस में वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास ये हाइड्रोजिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो कि फैट्स में आ जाते हैं। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस इनके हैं कि ट्राई एसाइलग्लाइसरोल्स प्रोवाइड स्टोर्ड एनर्जी। हमारे पास मतलब फैट्स आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो है तो वो एज एनर्जी सोर्स यूज़ होते हैं। फिर जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होते तो फिर फैट्स जो है तो वो मतलब थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये बायोकेमिस्ट्री 2 में आप इन चीज़ों का डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह कौन से उससे कैसे एनर्जी निकलती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री 2 जो मेटाबॉलिज्म है आप लोगों के नेक्स्ट क्लासेस जो है नेक्स्ट सेमेस्टर जो है तो उसमें आप ये चीज़ें डिटेल से फिर पढ़ते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन इतना आप लोग याद रखिए कि सबसे पहले मतलब अगर आपके पास तीनों सोर्सेस हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो मतलब लिपिड्स भी हो और आपके पास प्रोटीन्स भी होंगे, तो सबसे पहले आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो कंज्यूम होगी, फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद आपके फैट्स कंज्यूम होंगी, फिर फैट्स के बाद आपके प्रोटीन्स कंज्यूम होंगे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता तो बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग देख ले। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, अगर आप हट्टे कट्टे हैं तो उस टाइम क्या होगा कि मतलब आप चीज़ें खाते हैं तो आप मोटे होते जाते हैं, क्योंकि आप लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें खाते हैं कि उसमें जो आपकी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट मतलब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स से पूरी हो जाती है। फिर कुछ टाइम जब गुजर जाता है और आप लेट से आप खाना नहीं खाते, जैसा रमज़ान है आजकल, यू कैन सी मतलब सुबह से आप लोगों ने सहरी की है, मतलब कोई 3:30 पे आप लोगों ने बंद किया है, 12 घंटे से तकरीबन 12 घंटे आपके हो गए हैं, बट स्टिल यू आर फीलिंग एनर्जेटिक। तो क्यों आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने मतलब जो चीज़ें खाई है, जो मतलब आप ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं या और मतलब जो मीठी चीज़ें होती है चाय और वगैरह, तो वो तो इतने ज़्यादा टाइम के लिए काम नहीं करता, क्योंकि वो कोई आपकी बॉडी में उतना सुबह से तो अभी तक स्टोर नहीं होता। लेकिन फिर भी आपकी बॉडी को एनर्जी की तो ज़रूरत होती है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार आप लोगों ने जब आप सहरी सही तरीके से नहीं करते या अगर आप कोई ज़्यादा काम कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं और बिल्कुल बेजान होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में मतलब एनर्जी नहीं होती। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपकी बॉडी को फ़ौरन ही एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जिस टाइम अफ्तारी होती है तो अफ्तारी से पहले आप बिल्कुल बेजान से होते हैं और जैसे ही आप अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी में आप सिर्फ एक गिलास शरबत जब पी लेते हैं तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब वो आपकी जो थकावट है वो ख़त्म हो जाती है। आप आज ज़रा कंपैरिजन कर ले, आप मतलब अफ्तारी से पहले ज़रा देख ले कि आप कैसा फील कर रहे हो और आप जैसे ही मतलब एक गिलास शरबत पी लेते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। अब अगर आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा ज़्यादा टाइम के लिए और आप मतलब मोटे हैं, सब पहलवान है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि आप जो है तो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो फैट्स है, जो चर्बी है तो वो ख़त्म होती है। एंड इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, यू मे हैव सीन कि लोग जब मोटे होते हैं तो वो कहते हैं मैं डाइट भी हूँ, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते
ये ऐसी चीज़ें नहीं खाती, मीठी चीज़ें ख़ासकर आपने देखा होगा जो लोग अपने आप को कमज़ोर करना चाहते हैं तो वो मीठी चीज़ें बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि मतलब वो नहीं चाहते कि मतलब हमारी हम बॉडी में और भी फैट्स बन जाए, उससे फिर और भी फैट्स और ये जो है ये चीज़ें बनती है तो आप उसको बंद करते हैं। क्या होता है कि एज़ अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी को एनर्जी की तो ज़रूरत होती है, आपने ये भी देखा होगा लोग जो जिम जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि जिम में वो वर्कआउट करते हैं, ठीक है? आपने आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि गेम के लिए गया हूँ, गेम के लिए जाता हूँ या वर्किंग के लिए जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में यूज़ होता है वर्किंग उसको बोलते हैं, तो मतलब वो कोई काम तो नहीं करते जिम में लेकिन वो एक्सरसाइज जो है तो दैट इज़ इक्वल टू वर्किंग, ठीक है? काम के बराबर होता है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो आपकी बॉडी में जो फैट्स है तो फैट्स यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी तो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है तो फैट्स यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो फैट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब कुछ लोग तो मजबूरी से उसको ख़त्म करते हैं और कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि वो ख़त्म हो जाते हैं। जो गरीब लोग जिस तरह है उनको खाना-पीना बेचारों को नहीं मिलता तो उनकी बॉडी में अगर थोड़े बहुत वो फैट्स होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? फिर फैट्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो आपने देखा होगा आप मतलब ये बीमार लोगों को अक्सर देख लें तो उनकी बॉडी में फिर जो उनके जो मसल्स है तो मसल्स बेचारों के ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल कमज़ोर लाग़र से हो जाते हैं, हड्डियाँ निकल आती है। तो क्योंकि आपको पता है मसल्स और ये सारी चीज़ें प्रोटीन से बने हैं तो थर्ड सोर्स जो है तो वो आपके पास जो है तो प्रोटीन है, प्रोटीन सबसे आखिर में यूज़ होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को अगर याद नहीं होता तो आप इस कॉमन फिनोमेना को देख लें कि जब आप खाना-पीना बंद करते तो पहले आप कमज़ोर हो जाते हो और फिर आपकी हड्डियाँ निकलना शुरू हो जाती है, तो हड्डियाँ तभी निकलती है जब आपके मसल्स ख़त्म होते हैं और कमज़ोर आप तभी होते हैं जब आपके फैट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल जो है ये स्टोर्ड एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है, ये याद रखिए। ये जब आप बायोकेमिस्ट्री 2 में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि एक ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल से आपके पास कितने जो कैलोरीज एटीपीज़ है वो बनती है और आपके पास जो है तो एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल से कितने एटीपीज़ बनती है, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना गुना ज़्यादा, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट पहले यूज़ होती है तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स इंसुलेशन, मतलब अगर आपकी बॉडी पे ये है तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? जिस तरह आप मतलब चले मैं एनिमल्स की बजाय आपको प्लांट्स की एग्जांपल दे देता हूँ। प्लांट्स की जो लीव्स है तो लीव सरफेस पे आपके पास जो वैक्सी लेयर होता है तो वो मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, मतलब वाटर इवेपोरेशन को रोकता है। इसी तरह हमारे स्किन के ऊपर अगर है तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उससे ये होगा कि ज़ाम भी ईज़िली लगेगा और इन्फेक्शन भी ईज़िली होगा, तो ना बाहर से किसी चीज़ को आने देता है और ना आपकी बॉडी से किसी चीज़ को जो है तो वो बाहर जाने देता है, तो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ कुकिंग ऑयल्स प्रोवाइड ट्रांस फैटी एसिड्स, तो ये जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर मेरा लिया है उनको पता होगा कि एक हमारे पास सिस फैटी एसिड थे, एक ट्रांस थे। सिस और ट्रांस हमारे पास जो बॉन्ड वाली पोजीशन है तो उसके इर्द गिर्द हम देख रहे थे कि हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है? तो अगर ग्रुप दोनों उसमें एक साइड पे अगर दोनों कार्बन पे जो है तो एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन पे वो ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये सिस है, और अगर हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन पे है तो फिर ट्रांस आ जाता है, ठीक है? चलिए मैं बना देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास जो है तो कार्बन है, तो अगर लेट्स से यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है? तो दोनों सेम पोजीशन पे ऊपर आ गए या दोनों में नीचे आ गए तो हम कहेंगे कि हमारे पास सिस पोजीशन है। और अगर हमारे पास ये इसकी बजाय ये जो है इसकी बजाय अगर ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए तो हम फिर कहते हैं कि ये हमारे पास मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, या ये पहले का अगर नीचे आ जाए और दूसरे के ऊपर आ जाए तो आपके पास जो है तो वो ट्रांस आ जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर ये ट्रांस नहीं बनते, लेकिन इसकी कुछ जगहों पे ज़रूरत वैसे होती है, तो कह रहे हैं कि अगर इनकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाती है, हाइड्रोजनेशन अभी आप लोगों को मैंने बता दिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते, तो कुकिंग ऑयल्स की अगर पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाती है तो ये हमारे पास ट्रांस फैटी एसिड जो है तो वो बना देते हैं, ठीक है? तो ये था ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं उसको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स कह रहे हैं कि इट इज़ फॉस्फोलिपिड इज़ एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 4 कंपोनेंट्स, दैट इज़ फैटी एसिड, फॉस्फेट, अल्कोहल एंड ग्लाइसरॉल और स्फिंगोसिन। तो आपके पास जो है तो एम्फीपैथिक, मैंने उस दिन बताया था कि एम्फीपैथिक जो है तो ये आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसमें खासकर ये लिपिड्स के लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है कि जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ग्रुप्स हो या दोनों एंड्स हो, ठीक है? मतलब वो
पानी में भी उसका कुछ हिस्सा डिज़ोल्व हो सकता है और वो लिपिड्स में भी डिज़ोल्व हो सकता है, तो हमारे पास वो एम्फीपैथिक कहलाते हैं। एनी मॉलिक्यूल विच है बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इज कॉल्ड एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स कह रहे हैं कि ये हमारे पास एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों चीज़ें होती है और इसके 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। 4 कंपोनेंट्स में हमारे पास फैटी एसिड आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है और ग्लाइसरॉल या ग्लाइसरॉल की जगह पे स्फिंगोसिन आ जाते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स के नाम है। They are also called as phosphatides, that is it contain a phosphorus atom, तो phosphorus एटम की वजह से इसको phosphatides भी बोलते हैं। दूसरा नाम मतलब इनका phosphatide है। The phospholipids are very important structure components of all cell membranes including those of the cell membrane, तो ये नाम आप लोगों ने पहले सुना है, ठीक है। आपके पास सेल मेम्ब्रेन में ये होता है, तो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी मतलब जो सेल ऑर्गेनेलीज के मेम्ब्रेन है तो उसमें भी आपके पास फॉस्फोलिपिड्स जो है तो ये मौजूद होते हैं। लेसिथीन में प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। लेसिथीन भी इसकी एक एग्जांपल है, एक टाइप है, ठीक है। तो कह रहे ये भी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, तो कह रहे कि वो आपके पास जो है तो आयंस की ट्रांसपोर्ट में मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेल के अंदर कोई आयन लेके जाना है या सेल से बाहर लेके आना है तो वहाँ पे लेसिथीन मौजूद होते हैं, तो लेसिथीन कह रहे कि ये उधर अपना रोल प्ले करते हैं। Phospholipids are of different groups, different kinds, but all of them contain a glyceryl residue to which are attached an ester linkage, two long chain fatty acid and a phosphorylated component. तो कह रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म हो सकते हैं, लेकिन जो भी किस्म होगा, जो भी टाइप होगा, तो उसमें एक ग्लाइसराइल रेजिड्यू होगी, ठीक है। और ग्लाइसराइल में क्या होगा कि उसके साथ दो मतलब फैटी एसिड चेन्स जो है तो वो ईस्टर लिंकेज बनाएंगे, ठीक है। आई होप कि अभी आप लोगों को ईस्टर क्लियर होगा। तो ग्लाइसराइल का जो वो है मतलब जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा, दो फैटी एसिड्स वहाँ पे लग जाएंगे और इसके अलावा एक फास्फोराइलेटेड कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसमें मतलब फास्फोरस जो है तो ये आ जाते हैं। ये फास्फोलिपिड की बात कर रहे हैं। समटाइम फास्फोलिपिड ग्रुप्ड अंडर पोलर लिपिड बिकॉज दे आर रेडिली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। और जिस तरह पहले जुमले में हमने कहा कि ये हमारे पास एम्पीपैथिक होते हैं, तो कह रहे कि कभी कभार इनको हम पोलर लिपिड भी बोल देते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट्स है जिस तरह इथेनॉल हो गया या क्लोरोफॉर्म या और आपके पास जो बेंजीन हो गया तो उसमें ये डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो इस वजह से इनको हम पोलर लिपिड भी बोल लेते हैं कभी कभार। फॉस्फोलिपिड्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू देयर रेजिड्यू बाय द एंजाइम फॉस्फेटिडेजेस व्हिच हाइड्रोलाइजेस देयर फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड एस्टर बॉन्ड्स स्पेसिफिकली, ठीक है। इनको हम जो है तो मतलब एक एंजाइम है फॉस्फेटिडेजेस, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जहाँ पे वो एस्टर बना है तो उस पोजीशन पे जैसा आपने पिछले एक डायग्राम में जो देखा जहाँ पे एनसर्कल किया था तो उस जगह पे वो तो हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर था, लेकिन आप लोग जहन में रखिए कि उस वाली पोजीशन पे जो है तो इसको ये ब्रेक डाउन करके अलग अलग कर देता है, फैटी एसिड अलग हो जाते हैं और हमारे पास ग्लाइसरॉल और जो फास्फोरस है अलग हो जाते हैं। तो ये भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इस चीज़ को स्किप कर लेते हैं, ये उसकी मज़ीद चले ये बस ये पढ़ के ख़त्म कर लेते चले। हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फास्फोराइलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ द फास्फोलिपिड्स क्लासिफाइड एज, मतलब ये जो फास्फोराइलेटेड हिस्सा है इसका, एक फैटी एसिड हो गए, हमारे पास ग्लाइसराइल हो गए, एक हमारे पास जो चौथा कंपोनेंट था तो वो हमारे पास जो फास्फोराइलेटेड कंपोनेंट था, ठीक है। तो उसकी बेस पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है तो फास्फेटिडाइल कोलिन है जिसको हम लेसिथीन भी बोलते हैं और दिस फास्फोलिपिड हैज नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन इन इट्स फास्फोराइलेटेड कंपोनेंट। तो ये जो फास्फोराइलेटेड एरिया है यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम कोलिन बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम फिर बोलते हैं कि दिस इज फास्फेटिडाइल कोलिन या सिंपली उसको हम लेसिथीन बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इनके कंपोनेंट याद रखिए कि फास्फेटिडाइल कोलिन में क्या होता है, ठीक है। ऐसे अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। या नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन जो है तो वो कौन से उसमें
होगा, ये सिर्फ आपने इसको इतना याद रखना है। दूसरा जो कैटेगरी दूसरी इसकी आ जाती है तो दैट इज़ फॉस्फेटिडाइल लिथानॉल अमीन, ठीक है, जिसको हम सिफलीन बोलते हैं। द फॉस्फोराइलेटेड कंपोनेंट कंटेन्स इथानॉल अमीन। यहाँ पे जैसा वहाँ पे आपके पास कॉलिन आ रहा था, यहाँ पे आपके पास इथानॉल अमीन आ जाता है। तीसरा जो है तो दैट इज़ फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटॉल है, और इसमें क्या होता है कि द फॉस्फोलिपिड कंटेन्स हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल विच इज कॉल्ड एज इनोसिटॉल इन इट्स फॉस्फोराइलेटेड कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेटेड कंपोनेंट है, फॉस्फोराइलेटेड पार्ट जो है, तो वहाँ पे आपके पास जो है तो इनोसिटॉल होता है, ठीक है। इनोसिटॉल को दूसरा जो नाम है हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल भी इसको बोलते हैं, तो ये आ जाता है। फिर हमारे पास फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरॉल है, और कह रहे हैं कि दिस हैज़ ग्लाइसरॉल इन इट्स फॉस्फोराइलेटेड कंपोनेंट, ठीक है, इसमें ग्लाइसरॉल आ जाता है। लास्ट वन जो है तो दैट इज़ कॉल्ड एज डाईफॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरॉल, या इसको हम कार्डियोलिपिन भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्लाइसरॉल रेसिड्यूज विद देयर यूजुअल स्टेरिफाइड फैटी एसिड चेन्स। तो इसमें हमारे पास जो है तो क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्लाइसरॉल रेसिड्यूज विद देयर यूजुअल स्टेरिफाइड फैटी एसिड चेन्स। बोथ these residues in turn are linked to a common glycerol molecule which is phosphorylated on both of its साइड्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है कि दो ग्लाइसरॉल के रेसिड्यूज होते हैं, और दोनों ग्लाइसरॉल के साथ मतलब वो एस्टेरिफाइड होते हैं, ठीक है। ग्लाइसरॉल जो पिछला हमने जैसा वो डायग्राम में देखा कि दो ग्लाइसरॉल होते हैं, दोनों एस्टेरिफाइड होते हैं, मतलब दोनों के साथ फैटी एसिड चेन्स लगे होते हैं, तीन तीन फैटी एसिड चेन्स लगे होते हैं। और कह रहे हैं कि ये फिर आगे जो है तो मतलब हमारे पास मज़ीद इसके साथ ग्लाइसरॉल मालिक्यूल जो है तो वो लगा होता है, मतलब ग्लाइसरॉल होता है, फिर उसके साथ फैटी एसिड लगे होते हैं, और फिर उसके साथ जो है तो ग्लाइसरॉल लगा होता है, और मतलब दोनों साइड्स पे फॉस्फोराइलेटेड ये हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास ये काफ़ी एक बड़ा मालिक्यूल होगा, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप थोड़ा सा गूगल में सर्च कर ले, ये जो कार्डियोलिपिन लिखा है, या ये लिखा है डाईफॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरॉल, तो आप इसका सर्च कर ले, स्ट्रक्चर गूगल इमेजेस में आप सर्च करेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बल्कि आप ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है, आप इनके स्ट्रक्चर्स देख ले तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह ये कल मैं माइक्रोबायोलॉजी वालों को भी पढ़ाऊँगा यही चीज़, और अगर